नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। हम भारत की जो जुलाई मास में 2020 सन में शिक्षा नीति घोषित हुई है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब तक हमने एक परिचय प्राप्त किया था विस्तार में, फिर प्रारंभिक बाल्य अवस्था की देखभाल और शिक्षा के संदर्भ में चर्चा की थी, जिसे हम प्रायः अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के नाम से जानते हैं। उसके विभिन्न पक्षों की चर्चा की थी जो प्रायः प्रथम अध्याय में ही आई है। यद्यपि उसके अनेक तत्व भिन्न भिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं, फिर भी एकीकृत रूप में प्रथम अध्याय में इसकी चर्चा हुई है। हम यह भी जानते हैं कि वर्तमान नूतन शिक्षा नीति में जो एक मौलिक परिवर्तन हुआ है, जो एक मौलिक भेद आया है, वह प्रणाली संबद्ध है। 10+2 प्रणाली के स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली आई है। पहले जो 5 वर्ष हैं वह पूर्व विद्यालयी शिक्षा के हैं और फिर पहली और दूसरी कक्षा भी 5 वर्ष का कुल मिलाकर उसका कार्यक्रम बनता है। और वह कार्यक्रम बाल वाटिका, आंगनबाड़ी अथवा आदिवासी इलाकों में आश्रमों में चलेगा, ऐसी चर्चा की गई है। उस समय हमने एक संकेत प्राप्त किया था कि यह जो 5 वर्ष की अवस्था है, इसके लिए जिस प्रकार की शिक्षा की चर्चा की गई है, वह शिक्षा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से संबद्ध है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। प्रारंभिकी शिक्षा प्रायः बुनियादी साक्षरतया पुनश्च संख्या ज्ञानेन संबद्धा वर्तते। आज हम इस सत्र में इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जब इस शिक्षा की चर्चा की गई तो माना गया यह सबके लिए है। मैंने संकेत दिया था, सबके लिए कहने का एक विशेष भाव था। अभी तक यह शिक्षा समाज में एक वर्ग को प्राप्त होती थी। निजी विद्यालयों में प्रायः केजी, नर्सरी, प्री स्कूल आदि की दृष्टि से वे इसे प्राप्त करते थे। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों, खेल आदि के माध्यम से इसे प्राप्त किया करते थे, जिससे बच्चों की तार्किक शक्ति का विकास भी होता था। और जब वे पहली कक्षा में आते थे तो प्रायः उनका एक ज्ञानात्मक पक्ष सुदृढ़ हो जाता था और भाषा पक्ष भी अत्यधिक स्तरीय हो जाता था, जिसके कारण वे आगे की शिक्षा को भली भांति पाने के योग्य हो जाते थे। इसी बिंदु को ध्यान में रखते हुए चर्चा की गई। यह शिक्षा नीति मानकर चलती है कि सबके लिए इस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान किया जाएगा। इसे उन्होंने समावेशन के लिए कहा, समता के सिद्धांत पर आधारित होकर कहा। हमें ध्यान होगा, यह बात बताई गई थी कि भारत के संविधान में शिक्षा संबद्ध एक मौलिक परिवर्तन 2002 में हुआ था। 86वां संशोधन था। उसमें 3 मुख्य बातें आई थीं। शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना, और वह 21A अनुच्छेद बना था, 21A अनुच्छेद बना था। शिक्षा मौलिक अधिकार रूपेण इति 21A इति अनुच्छेदे स्थापिता आसीत्। एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट and it was kept under Article 21A of the Constitution of India। पहले ये 45 पर थी।
45 को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि उसे नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही माना गया कि पूर्व विद्यालय शिक्षा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाए। इसी संदर्भ में इस शिक्षा की चर्चा होती है और नीति कहती भी है, भारतीय संविधान के अनुसार ही हम इस बात का प्रावधान कर रहे हैं और यह अनिवार्य भी है। और फिर 51 में भी एक अंतर आया था कि अभिभावकों को उत्तरदायी बनाया गया कि वे अपने बच्चों को शिक्षा दें। जैसा कि स्पष्ट है, संकेत दिया भी था कि बच्चे का भाषा का अधिकार अच्छा हो जाए, उसकी चिंतन क्षमता का विकास हो जाए। इस दृष्टि से इस शिक्षा को लाया गया और पूरे अध्याय में लगभग 9 अनुच्छेद हैं, 2.1 से 2.9 तक। इसमें क्या क्या कहा गया है, इसकी चर्चा हम करेंगे। यदि मैं एक सार रूप में कहूं कि कौन कौन से बिंदु इसके अंतर्गत उठाए गए हैं, तो हम कह सकते हैं कि भावी शिक्षा की पूर्व शर्त के रूप में, अर्थात बच्चा जो कुछ भी आगे प्राप्त करेगा उसकी पूर्व शर्त के रूप में इसे स्वीकार किया गया है कि मानो यह आगे की शिक्षा का आधार है। यह भी माना गया कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान सीखने की प्रक्रिया की एक तात्कालिक आवश्यकता है, इसकी चर्चा भी की गई। कार्यान्वयन कैसे होगा, उसका क्रमिक स्वरूप क्या रहेगा, इसकी चर्चा भी इसके अंतर्गत आई है। यह माना गया कि इस कार्य को एक मिशन के रूप में लिया जाएगा, जिसका एक स्पष्ट लक्ष्य है। इसमें यह चर्चा भी की गई है कि शिक्षक और छात्रों का अनुपात क्या होगा, पद्धति का स्वरूप क्या होगा, दायित्व किसका होगा, पाठ्यचर्या के निर्माण का तो NCERT को मुख्य रूप से दायित्व दिया गया है। एक बहुत ही सुंदर बात जिसे मैं सार रूप में कहा करता हूं कि जो इस बिंदु का अत्यधिक महत्वपूर्ण तत्व जो निकल कर आता है, वह है पढ़ने की संस्कृति का विकास, कल्चर ऑफ रीडिंग। प्रायः जो धीरे धीरे भिन्न कारण हो सकते हैं, कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है वह संस्कृति, पढ़ने की संस्कृति नहीं है। इसलिए उस दृष्टि से उपाय भी सुझाए गए हैं, अनेक चुनौतियां भी हैं। शिक्षण की शैली एक चुनौती है, अभी प्रेरणा का अभाव भी एक चुनौती है, कुपोषण चुनौती है, अस्वास्थ्य चुनौती है। और इन सब को दूर करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की चर्चा की गई है, गतिविध्यात्मक शिक्षण की चर्चा की गई है, सतत मूल्यांकन की चर्चा इसमें की गई है, नियंत्रण किया जाएगा, परिवीक्षा की जाएगी, इसकी चर्चा की गई है, जिसे हम इंस्पेक्शन प्रायः कहा करते हैं। एक और मुख्य बात इसमें आएगी, वह है आपस में सीखना, अपने साथियों से सीखना। बहुत ही सुंदर तत्व है यह, जिसे पीयर ट्यूटरिंग के नाम से इन्होंने संबोधित किया है। सच्चाई है, बच्चे आसपास अपने साथियों के साथ खेलते हुए बहुत कुछ सीखते हैं। इसे पूरा करने के लिए स्वैच्छिक सेवा देने वाले लोगों की चर्चा भी इसमें की गई है। एक और, क्योंकि पढ़ने की संस्कृति है, उस दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण तत्व आया है, वह है बाल साहित्य का निर्माण आदि करना, बच्चों तक साहित्य प्राप्त करवाना, पठन सामग्री के रूप में इसकी भी चर्चा इसमें आई है। पुस्तकालयों की समृद्धि का प्रश्न इसमें उठाया गया है, सामुदायिक भागीदारिता का प्रश्न इसमें उठाया गया है। इस संदर्भ में एक अन्य तत्व महत्वपूर्ण निकला है, वह है राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति, नेशनल बुक प्रमोशन। इससे संबद्ध पॉलिसी नीति की चर्चा इसमें आई है। तकनीकी के उपयोग की चर्चा इसमें आई है।
दीक्षा कार्यक्रम की चर्चा आई है, पौष्टिक भोजन एवं नाश्ते की चर्चा है, स्वास्थ्य निरीक्षण की चर्चा है, हेल्थ कार्ड की चर्चा है। इतने अधिक तत्व इस नीति के अंतर्गत लिए गए हैं। हम प्रत्येक अनुच्छेद के अनुसार संक्षेप में इसका स्पष्टीकरण लेते चलेंगे। कुछ विशिष्ट तत्वों को मैं नीति के ही शब्दों में पढ़कर भी सुनाऊंगा। पहली बात जो मैंने आपके समक्ष मुख्य रूप से रखी वह थी पढ़ने की संस्कृति का निर्माण। यह बिंदु अनुच्छेद 2.8 में आया है और माना गया है कि बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को हम सीखने के लिए तात्कालिक आवश्यकता के रूप में ले रहे हैं, भावी शिक्षा की शर्त के रूप में ले रहे हैं, उसके आधार के रूप में ले रहे हैं। इसलिए अनुच्छेद 2.1 कहता है कि सभी विद्यालयों के छात्रों द्वारा पढ़ने, लिखने और संख्याओं के साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में, और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है। और यह भविष्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है। अर्थात यह आधार अच्छा हो जाएगा, बच्चा आजीवन अपनी शिक्षा में एक अच्छी गति प्राप्त कर सकता है। अपवाद हो सकते हैं, कई कारण हो जाते हैं, फिर भी एक अच्छी गति एक सामान्य तौर पर प्राप्त की जा सकती है। नीति के अनुसार यद्यपि विभिन्न सरकारी साथ ही गैर सरकारी सर्वेक्षणों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। वर्तमान में प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने, जिसकी अनुमानित संख्या 5 करोड़ से भी अधिक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान भी नहीं सीखा है। अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड़ और घटाव करने की क्षमता भी नहीं है। इसकी चर्चा 3 अध्याय में की जाएगी कि ऐसे जो बच्चे हैं जिसे हम प्रायः ड्रॉप आउट भी कह देते हैं, जो छोड़कर भी चले जाते हैं, और या फिर जिन्होंने प्रवेश नहीं पाया अभी तक, उन्हें कैसे शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाएगा, इसकी चर्चा भी आएगी। लेकिन यह जो अध्याय है यह स्पष्ट रूप से एक पढ़ने की संस्कृति के निर्माण की दृष्टि से है कि बच्चे सामान्यतः विभिन्न प्रकार के लेखों को पढ़ सके। और मैंने पहले संकेत दिया था, संख्या ज्ञान या गणित की जो साक्षरता है वह चिंतन के विकास की दृष्टि से, तार्किकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। 2.2 अनुच्छेद कहता है, प्रत्येक छात्र को कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान की प्राप्ति ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और माना गया है कि 2025 तक स्पष्ट लक्ष्यों के साथ अल्पावधि में प्राप्त किया जाने वाला यह एक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाएगा। नीति की प्रासंगिकता का आधार इसे ही माना गया है। मूलभूत स्तर पर पढ़ना, लिखना और अंक गणित की प्राप्ति ही। अतः माना गया है कि राज्य या केंद्र शासित प्रादेशिक सरकारों द्वारा 2025 तक प्राप्त किए जा सकने वाले चरणवार कार्यों का चिह्नीकरण किया जाएगा। अर्थात लक्ष्य बहुत है, एक बृहद लक्ष्य हमारे सामने है, 2025 तक पूरा भी करना है। कैसे हम जाएंगे? तो कहते हैं सोपानशः, क्रमशः, चरणबद्ध, स्टेप बाय स्टेप। और केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारें भी, केंद्र शासित सरकारें भी, प्रादेशिक सरकारें भी इस प्रकार से उनके राज्य में कैसी आवश्यकता है, इस लक्ष्य को कैसे पाना है, इस दृष्टि से चिह्नीकरण कर सांकेतिकता करके अपनाकर
अपनी कार्य योजना वे बनाएं। लक्ष्यों के आधार पर प्रगति की बारीकी से जांच और निगरानी करने का प्रश्न भी उठाया गया है। अर्थात केवल हमने लक्ष्य बना लिया है इससे काम नहीं चलेगा, हमने कितनी प्रगति की है यह भी जाना जाए, उसकी जांच की जाए। चरणबद्ध जो हमने प्रक्रिया अपनाई है उसके परिणाम क्या प्राप्त हो रहे हैं उसकी भी जांच की जाए और फिर एक निगरानी भी रखी जाए। और फिर कहा गया अविलंब एक क्रियान्वयन योजना का निर्माण किया जाना चाहिए। जो यह कहा गया कि चरणबद्ध योजना क्या होगी, कुछ संकेत इसकी ओर दिया गया है। 2.3 अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है, सर्वप्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्रातिशीघ्र समयबद्ध पद्धति से भरना। यह पहला सोपान है कि जो स्थान रिक्त हैं शिक्षकों को लगाया जाए। और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर अधिक हो या जहां साक्षरता की दर निम्न हो, वहां स्थानीय शिक्षक महत्वपूर्ण बिंदु है। यह स्थानीय शिक्षक, यह स्थानीय भाषा से परिचित शिक्षकों को नियुक्त करने पर बल दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बिंदु है। कारण बहुत स्पष्ट है, बहुत छोटी आयु के बच्चे हैं, ये अभी केवल अपनी मातृभाषा से परिचित हुए हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा से परिचित हैं। इसलिए अनिवार्य है जो शिक्षक हों वे उस भाषा से, उनकी भाषा से परिचित हों। इसलिए कहा स्थानीय शिक्षक, और नहीं प्राप्त होते कम से कम स्थानीय भाषा से परिचय तो उनका हो। इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चा की गई है। कई बार मैं सोचता हूं इस शिक्षा नीति ने कितनी गहराई से, सूक्ष्मता से अनेक तत्वों का अध्ययन किया है। बार बार यह अनुसंधान का प्रश्न उठाती है कि अनुसंधान के द्वारा प्राप्त परिणामों के आधार पर आगे भी यह बिंदु आएगा। अतः स्थानीय शिक्षक या स्थानीय भाषा को महत्व देने का प्रश्न उठाया है। शिक्षा नीति के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का जो अनुपात है प्रायः 30 और 1 अनुपात रहा करता है। 30 छात्रों पर 1 अध्यापक तथा सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिकता वाले क्षेत्रों में जो यह अनुपात है उसे 25-1 रखा गया है या इससे कम भी हो सकता है। स्वाभाविक है उन बच्चों को अधिक अवधान चाहिए। अधिक विद्यार्थी होने के नाते बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता है। इसलिए सोचा गया कि जो क्षेत्र सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गए हैं उनके लिए अनुपात की दर 25-1 यानी 25 विद्यार्थियों पर 1 अध्यापक और इससे कम भी किया जा सकता है। 30-1 का जो अनुपात है वह जो हमारा शिक्षा अधिनियम 2009 में आया था उसे आधार बनाया गया है। यह भी माना गया है कक्षा स्तर से नीचे के बच्चों को, अर्थात एक जो सामान्य स्तर माना जाता है बच्चों का स्तर ऐसा होना चाहिए, लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं वे अपनी कक्षा के स्तर से नीचे के हैं तो उन्हें मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसायिक विकास, इसे CPD कहा है, उनकी जो कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रश्न है कि ऐसे बच्चों को जो स्तर से नीचे रह गए हैं, जो अन्य छात्रों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी और इस प्रकार से उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, वे सबल हो सकें, उत्साहित हो सकें और फिर विद्यार्थियों के लिए एक अच्छा समय
देकर कुछ नूतन शिक्षण पद्धतियों का उपयोग करते हुए उन्हें तैयार करें। मैंने स्पष्ट किया था कि प्रक्रिया के क्रमिक विकास का स्वरूप लिया जाएगा। पहली बात कही कि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद 2.4 अनुच्छेद कहता है पाठ्यचर्या में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की ओर अतिरिक्त ध्यान दिया जाए। प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयी पाठ्यचर्या के दौरान एक सशक्त, सतत, रचनात्मक और अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली की ओर ध्यान दिया जाए। मूल्यांकन प्रणाली, अनुकूल मूल्यांकन प्रणाली कहा, अर्थात बच्चों को, वहाँ के स्तर को, अध्यापकों को ध्यान में रखते हुए परिवेश के अनुसार चलना। अनुकूलता का प्रश्न उठ जाता है, बच्चों का स्तर कैसा है, आदि आदि अनेक प्रश्न इससे जुड़ जाते हैं, जिसकी ओर हम संकेत प्राप्त कर चुके हैं। फिर कहा यदि हम मूल्यांकन करना चाहते हैं तो बच्चों की प्रगति क्या है, वो केवल उस समय बच्चे को बुलाकर पूछना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि प्रत्येक बच्चे का जो सीखने की शैली है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया अंग्रेजी में, ट्रैकिंग, ट्रैक करना, अर्थात बच्चे ने कितनी प्रगति की है, दिन प्रतिदिन वह कितनी प्रगति कर रहा है, इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका ट्रैक किया जाएगा, यह भी ये नीति कहती है। फिर कहा पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंकगणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। गणितीय चिंतन, अनेक बार मैं इस बात का संकेत दे चुका हूं, बच्चे में सोचने समझने की शक्ति के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहता है। फिर कहा विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए उन पर प्रतिदिन अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। स्वाभाविक है, अतिरिक्त ध्यान वहां देने का प्रश्न उठाया गया है। वर्ष भर विभिन्न मौकों पर इन विषयों से संबंधित गतिविधियों को लागू करने का प्रश्न भी यह नीति उठाती है। मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान पर नए प्रकार से बल हेतु शिक्षक शिक्षा की चर्चा यह नीति करती है और प्रारंभिक स्तरीय पाठ्यचर्या के नए प्रारूप की रचना करने की चर्चा भी यह शिक्षा नीति करती है कि कैसे हमारा एक नया पाठ्यक्रम सामने आना चाहिए। 2.5 अनुच्छेद में एक बात और उठाई गई है कि बच्चे विद्यालय जाने के लिए स्वयं अभिप्रेरित हों। उन्हें, जिसे हम सेल्फ मोटिवेशन कहते हैं अंग्रेजी में, स्वाभिप्रेरणा भवेत् इत्यस्मिन् संदर्भे। इसके लिए उन्होंने कहा एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अल्पकालीन 3 महीने का खेल आधारित विद्यालय जाने हेतु तैयारी वाला मॉड्यूल बनाया जाएगा। बच्चे विद्यालय जाने के लिए तैयार हों, इसके लिए 3 महीने का खेल आधारित, खेलों पर जो आधारित है, क्रीड़ा पर आधारित है, बच्चों की रुचि क्रीड़ा की ओर रहती है, जिसमें गतिविधियां और कार्य पुस्तिका होगी। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां, कहानी, पुतलियां आदि की चर्चा हमने की थी। इस प्रकार की गतिविधियों से युक्त और कार्य पुस्तिका, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं जहां बच्चे अक्षर, ध्वनियां, शब्द, रंग, आकार, संख्या आदि का अनुभव प्राप्त कर सके। इस प्रकार की कार्य पुस्तिकाओं का निर्माण होगा। इस मॉड्यूल को क्रियान्वित करने में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। समाज की भागीदारिता कैसी रहे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु इस दृष्टि से है। अभिभावकों की यदि भागीदारिता रहती है तो वे भी बच्चों की शिक्षा के प्रति अभिप्रेरित होते हैं, लालायित होते हैं। वे भी, जिस शब्द का प्रयोग ट्रैकिंग का किया गया था, वे भी ट्रैक करते रहेंगे
और फिर अध्यापक और शिक्षकों के बीच में जो एक संघ है, एक संगठन जो कहलाता है PTA, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, उन दोनों को आपस में मिलकर इस संदर्भ में चर्चा करनी होगी, ऐसा संकेत यह नीति देती है। और फिर कहा है इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी विद्यालय जाने को तैयार हो। स्वाभिप्रेरणा का प्रश्न इसमें उठाया गया है। स्वयं जाने के लिए तैयार हो, बलपूर्वक न भेजा जाए जैसा प्रायः दिखाई देता है। बच्चे स्वयं जाने के इच्छुक हो जाएं। 2.6 अनुच्छेद एक कार्यक्रम है दीक्षा भारत सरकार का, उसकी चर्चा करता है, जिसके लिए कहा गया है द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। और माना गया है कि यह कार्यक्रम बच्चों को प्रयोगात्मकता की दृष्टि से सिखाने की सहायता करेगा और जो बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाई आती है उसे भी दूर करेगा। यह नीति, जैसा कि मैंने संकेत दिया है, भिन्न प्रकार के शोधात्मक अध्ययनों को अपना आधार बनाते हुए कहती है कि बच्चों का एक बहुत बड़ा वर्ग आधारभूत कौशलों को सरलता पूर्वक सीखने में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों को अनुभूत करता रहता है। हम जानते हैं बच्चों का स्वरूप भिन्न होता है, बच्चों की रुचियां भिन्न होती हैं, बच्चों की क्षमताएं भिन्न होती हैं। समाज में अनेक ऐसे स्वयंसेवी संगठन कार्य कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के शैक्षिक महाविद्यालयों में कई बार ऐसे शोध लिए जा रहे हैं कि बच्चों की कठिनाइयां किस प्रकार की हैं, क्योंकि निदान अगर हो जाए तो उपचार किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर भी इस प्रकार के बहुत से अध्ययन लिए जाते हैं कि प्रायः बच्चे किन किन कठिनाइयों को अनुभूत करते हैं अपने पढ़ने के दौरान। हम यह जानते हैं कि वैश्विक स्तर पर सभी बच्चे साक्षर हों, शिक्षित हों, इस पर बल दिया जाता है। यूनेस्को की एक बहुत बड़ी योजना इसके अंतर्गत आ जाती है। अतः कारण क्या है? यदि कारण जान लिए जाएं तो उपचार किया जा सकेगा। इस दृष्टि से यह नीति 2.7 अनुच्छेद में लगभग 6 प्रमुख रणनीतियों पर बल देती है। 6 स्ट्रेटेजीज, बेसिकली 6 स्ट्रेटेजीज कि 6 प्रकार की रणनीतियां हमारी होंगी। पहली, सभी के लिए साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के इस महत्वपूर्ण मिशन में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए सभी व्यावहारिक उपायों का पता लगाया जाएगा कि बच्चों की उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है, व्यवहार कैसा होना चाहिए और कैसे अध्यापक उसे व्यवहार में लाएंगे। यह पहला बिंदु है, पहली रणनीति है। फिर दुनिया भर के अध्ययनों से पता चलता है कि जब सहपाठी एक दूसरे से सीखते अथवा सिखाते हैं तो यह काफी प्रभावी होता है। प्रशिक्षित शिक्षकों की देखरेख में और सुरक्षा पहलुओं का उचित ध्यान रखकर सभी छात्रों के लिए पीयर ट्यूटरिंग, जिसकी ओर मैंने संकेत दिया था, परस्पर एक दूसरे से सीखना, बच्चे एक दूसरे से सीखें, अपने सहपाठियों से सीखें। पीयर ट्यूटरिंग को एक स्वैच्छिक और आनंदपूर्ण गतिविधि के रूप में लिया जा सकता है। यहाँ आनंदपूर्ण गतिविधि एक महत्वपूर्ण है। यह नीति मानकर चलती है, बार बार संकेत भी देती है कि शिक्षा आनंददायिनी होनी चाहिए। स्थानीय और गैर स्थानीय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित स्वैच्छिक कार्यकर्ता, यह नीति कई स्थानों पर सामान्य जन की भागीदारिता की दृष्टि से स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की चर्चा करती है, जिसे हम प्रायः वॉलंटियर्स के नाम से जानते हैं। नीति मानती है एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा और जो लोग इसमें सहायता करना चाहते हैं वे अपनी इच्छा से योगदान कर सकें। नीति का मानना है कि
यदि समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य, महत्वपूर्ण बिंदु है, समुदाय का प्रत्येक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाए तो इससे देश का परिदृश्य शीघ्र ही बदल जाएगा। अतः इस मिशन का अत्यधिक प्रोत्साहन और समर्थन किया जाएगा। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, साक्षर व्यक्ति किसी न किसी एक छात्र को, एक दूसरे व्यक्ति को पढ़ाए, एक दूसरे बच्चे को पढ़ाए। और पांचवी रणनीति है, राज्य इस तरह के शिक्षा संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए इस तात्कालिक राष्ट्रीय मिशन में पीयर ट्यूटरिंग और वॉलंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विचार कर सकते हैं। अर्थात जैसा कि संकेत दिया गया था, पीयर ट्यूटरिंग का और वॉलंटियर्स का, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं का, उसके लिए यदि किसी एक नूतन प्रतिमान की, एक नए मॉडल की आवश्यकता हो तो राज्य उसे अपना सकते हैं। और फिर शिक्षकों को समर्थन देने के लिए अन्य कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जा सकते हैं। इसे भी सामान्य जनता से भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या किया जा सकता है, उससे भी भागीदारिता बढ़ती है। साथियों, इस प्रकार से लगता है कि 2.8 और 9 में विभिन्न प्रकार के उपाय सुझाए गए हैं। 2.8 अनुच्छेद कई दृष्टिकोणों से बहुत महत्वपूर्ण है। एक मैंने संकेत दिया था, पढ़ने की संस्कृति का निर्माण करना। मैं इस अनुच्छेद को शब्दशः पढ़ूंगा ताकि इसके शब्दों की ओर ध्यान दिया जा सके। सभी भारतीय और स्थानीय भाषाओं में दिलचस्प और प्रेरणादायक बाल साहित्य और सभी स्तर के विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी और स्थानीय पुस्तकालयों में बड़ी मात्रा में पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसके लिए आवश्यकता अनुसार उच्चतर गुणवत्ता के अनुवाद, आवश्यकता अनुसार तकनीकी मदद से भी करवाए जाएंगे। देश भर में पढ़ने की संस्कृति के निर्माण के लिए सार्वजनिक और विद्यालयी पुस्तकालयों का विस्तार किया जाएगा। डिजिटल पुस्तकालय भी स्थापित किए जाएंगे। गांवों में विद्यालयी पुस्तकालयों की स्थापना से महत्वपूर्ण बिंदु है, समुदाय को भी लाभ होगा, जो विद्यालयी समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं। बुक क्लब के सदस्य इन विद्यालयी सार्वजनिक पुस्तकालय में मिल सकते हैं, जिससे पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। एक राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति तैयार की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता की पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी। संपूर्ण देश पढ़ने के प्रति लालायित हो सके, एक खोई हुई जो पढ़ने की संस्कृति थी वह पुनः देश में वापस लाई जा सके। इस दृष्टि से यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण नीति का कदम है। बाल साहित्य अभी बहुत उपलब्ध नहीं है, अच्छा बाल साहित्य। इस दृष्टि से यह बिंदु अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रेरणादायक नए बाल साहित्य का निर्माण भी प्रारंभ हो जाएगा। विद्यालय और स्थानीय पुस्तकालयों में पुस्तकें आनी प्रारंभ हो जाएंगी। एक अन्य बिंदु जिसकी ओर मैं आपका पुनः ध्यान लेना चाहूंगा वह है विद्यालय और जो सामान्य जन है उन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित करना। विद्यालय का एक निश्चित समय है, जब वो बंद हो जाता है तो उसका उपयोग कैसे किया जाए, इस बात को भी नीति ने बार बार कहा है
कि भिन्न प्रकार के विद्यालयों अथवा इस प्रकार के शैक्षिक संस्थाओं का जो स्थान है, कैसे उसका उपयोग किया जा सकता है। इस दृष्टि से नीति का बहुत स्पष्ट मानना है यहाँ कि जो जन समुदाय है वह जब विद्यालय नहीं चल रहा तो वहाँ आकर बैठकर पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है। एक बात बड़ी स्वाभाविक है, अभिभावक भी आ सकते हैं। जब बच्चे देखेंगे उनके अभिभावक अथवा अन्य लोग भी आकर पढ़ते हैं तो यह भी एक अभिप्रेरणा का कार्य करेगा। तो पढ़ने की संस्कृति की दृष्टि से इस नीति का एक बहुत बड़ा योगदान है कि कैसे हम उसे लौटा सकते हैं। अनुच्छेद 2.9 कुछ चुनौतियों की बात करता है और फिर यहां एक बात कही गई है, अध्ययन के आधार पर, शोध के आधार पर। वो मानती है, यह शिक्षा नीति मानती है कि बहुत से बच्चे इसलिए भी नहीं पढ़ पाते हैं कि वे प्रायः अस्वस्थ रहते हैं और अस्वस्थ रहने का एक बहुत बड़ा कारण कुपोषण भी हो सकता है। हम जानते हैं निर्धनता है। दूर सुदूर के इलाकों में कई कारण हो सकते हैं। एक निर्धनता के कारण बच्चे हैं, लेकिन निर्धनता होने के कारण जो उन्हें स्वास्थ्य के लिए भोजन प्राप्त होना चाहिए, पौष्टिक भोजन प्राप्त होना चाहिए, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती है। परिणामतः वे बच्चे बहुत अधिक भूख के कारण पढ़ने के प्रति अवधान नहीं दे सकते हैं। इसलिए नीति का मानना है बच्चों के इस कुपोषण और अस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे उपाय किए जाएं बच्चे पौष्टिक भोजन प्राप्त कर सकें। इसके लिए नीति का मानना है प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शक, काउंसलर्स और सामुदायिक भागीदारी, कम्युनिटी के जो लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, बहुत सहायता कर सकते हैं। हाँ, उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रश्न उठाना पड़ सकता है। बच्चों की नियमित जांच होती रहनी चाहिए। और एक बहुत ही सुंदर सुझाव दिया है, हर बच्चे का एक स्वास्थ्य अभिलेख, एक हेल्थ कार्ड बनाया जाना चाहिए। जो बच्चा जब तक चलता है तब तक वो आगे, यानी एक विद्यालय से दूसरे स्थान पर जाता है, वो कार्ड उसके साथ जाएगा और फिर उसके जीवन भर के लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं। और माना गया है बहुत से बच्चे पौष्टिक नाश्ता न मिलने के कारण अपना ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए यह नीति यह भी कहती है पौष्टिक नाश्ते का भी प्रबंध किया जाना चाहिए और टीके आदि के प्रबंधन की भी चर्चा करती है। यह 2 अनुच्छेद मुझे लगता है इस दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके कुछ अंशों का मैं वाचन करता हूँ। जब बच्चे कुपोषण से ग्रस्त होते हैं अथवा अस्वस्थ होते हैं तो वे बेहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी है। बहुत से बच्चे कई कारणों से अपनी दत्तचित्तता नहीं दे पाते हैं, वे मानसिक दृष्टि से रोगी हो जाते हैं। तो इसलिए कहा स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य सहित की चर्चा की गई है, की ओर ध्यान दिया जाएगा। पौष्टिक भोजन और अच्छी तरह से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं, परामर्शक और विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में समुदाय की भागीदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त विभिन्न सतत उपायों के माध्यम से कार्य किया जाएगा। एक रणनीति बनाने का प्रश्न उठाया गया है। सभी विद्यालयों के बच्चे विद्यालयों के द्वारा आयोजित नियमित स्वास्थ्य जांच में भाग लेंगे और इसके लिए बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई अध्ययनों से ज्ञात होता है, मैंने एक संकेत दिया था, इस नीति ने बहुत से शोधात्मक अध्ययनों का अच्छा अध्ययन किया है
उस दृष्टि पर कहते हैं कि जब पौष्टिक नाश्ता हो जाए तो कुछ समय तक बच्चे बहुत से कठिन विषयों को भी बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि ऐसा नहीं हो, उन्हें पौष्टिक नाश्ता न मिले, तो वे कठिनाई का अनुभव करते हैं। तो नीति के अनुसार इस उत्पादक और प्रभावी समय का लाभ प्राप्त किया जा सकता है यदि प्रातः और दोपहर में बच्चों को क्रमशः पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए। जहां पके हुए गर्म भोजन की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा, वहां सादा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड़ के साथ मूंगफली, गुड़ मिश्रित चना और या फिर जो स्थानीय स्तर पर फल आदि प्राप्त होते हैं, उन्हें भी उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली विद्यार्थियों के विशेष रूप से 100% टीकाकरण के लिए विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और इसके लिए निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड भी जारी किए जाएंगे। तो 2.9 अनुच्छेद में 3 बिंदुओं की ओर ध्यान दिया गया है। 1, बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, पौष्टिक नाश्ता मिले। 2, इसमें विभिन्न परामर्शक और समुदाय की सहायता प्राप्त की जा सके। और 3, बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित रूप से जांच होनी चाहिए और फिर उनके लिए स्वास्थ्य कार्ड भी दिए जाने चाहिए और इसके लिए टीकाकरण की पद्धति को भी अपनाया गया है। तो इस प्रकार से यह अध्याय 2 मूलतः जो अध्याय 1 के उद्देश्य थे अथवा परिचय के अंतर्गत जिन सिद्धांतों की चर्चा की गई थी, उनकी पूर्ति के लिए बहुत अधिक सहायता करने वाला यह अध्याय है कि हम बच्चों को जब बुनियादी साक्षरता की चर्चा करते हैं, गणितीयता की चर्चा करते हैं, तो स्वाभाविक है उनका स्वस्थ होना भी अनिवार्य है। इस दृष्टि से यह अध्याय शिक्षा नीति के उद्देश्य को पूर्ण करने का एक अच्छा पूरक है। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं। पुनः हम चर्चा अगले सत्र में करेंगे। धन्यवाद।